तारुफ और नावल के बारे में भी पढ़ेंगे। 1932 में इन्होंने अदबी जिंदगी का आगाज किया था और आगाज कैसे किया था कि मोहसिन लाहौरी के नाम से इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू में नज़में और अफसाने लिखे। अफसाने इनके कॉलेज मैगजीन में शाया होते रहे और जो मकामी अखबारात थे उस जमाने में, तो उनमें ये शाया होते रहे। नाम जो इस्तेमाल करते थे वो इनका अपना नहीं था, बल्कि मोहसिन लाहौरी के नाम से ये लिखते थे। सबसे पहला अफसाना था दुख सुख और फारसी रस्मुल खत में सारंग जो रिसाला था पंजाबी जबान का, उसमें शाया हुआ। बेहतरीन अदीब और अफसाना निगार तस्वर किए जाते हैं और कहा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक के सबसे अहम और बेहतरीन अफसाना निगार हैं। अफसानों में, इनके फनपारों में, इनके नावलों में जो नुमाइंदगी होती है वो मुआशरे के मुख्तलिफ किरदारों की, और किरदार भी वो जो मुतवस्त तबके के होते हैं, यानी दरमियाना तबका, जैसे आप हम हैं। उन किरदारों की, उनके माहौल की और उनके दरमियान जो रिश्ते हैं, बेदी का ज्यादा बुनियादी जो मौजू है वो रिश्तों का उतार चढ़ाव है। वो जज्बातों एहसासात जो रिश्तों को बनाते या बिगाड़ते हैं, उनके बारे में बेदी बात करते हैं। बेदी के अफसानों को पढ़ें तो ज्यादा तक हिंदुस्तानी मुआशरे के आम अफराद, हिंदुस्तानी मुआशरे की औरतें, उनके मिजाज, उनकी नफ्सियात और उसकी जामिया तस्वीर साजी या मुरक्का साजी मिलती है। और कहा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक में सबसे बेहतरीन अफसाना निगार हैं। अफसाने में उन मनाजर की ये तस्वीर लफ्जों में खींच देते हैं। एक ही नावल लिखा जिसका नाम था एक चादर मैली सी, जो रानो की कहानी है। रानो एक पंजाब की रवायती लड़की है। पंजाब के देहाती जिंदगी के पस मंजर के तौर पर ये नावल लिखा गया है। यानी पंजाब में रस्म रिवाज क्या हैं, पंजाब में शादियां कैसी होती हैं, पंजाब में ताल्लुकात कैसे हैं, लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, वो इनके इस नावल एक चादर मैली सी में दिखाई गया है। एक चादर मैली सी, चादर इज्जत की अलामत है, मैली सी से आप अंदाजा लगा लें कि थोड़ी सी इज्जत कैसे इंसान बचाता है। वो इस नावल में, या मर्द औरत को किस कदर इज्जत देते हैं, उसको इस नावल में जाहिर किया गया है। पहली बार 1962 में लिखा गया और इस नावल में, जैसे मैंने चादर मैली सी का नाम दिया है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा अजान तक। जी, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? पहले अजान थी इसलिए मैं खामोश हो गई थी। जी मैम, आपकी आवाज माशाल्लाह क्लियर है। जी, मैं ये बता रही थी कि बेदी ने मुतवस्त तबके की औरत और उसकी जिंदगी को
इशारे और किनारे में बयान किया है। इनका ये नावल जो है एक चादर मैली सी ज़्यादातर रमज़ो किनारे को ज़ाहिर करता हुआ नावल है। यानी इशारतन इन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को ज़ाहिर किया है इस नावल में। 1962 में शाया हुआ, कुल सफ़हात 150 हैं। इस पर शाम लाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी तबसरा किया था। उस तबसरे को खैरुन्निसा बेगम ने शाया किया था 1963 में रिसाला सौगात में। इस नावल को बेहतरीन नावलों में शामिल किया जाता है और 1962 में ये शाया हुआ था, 63 में तबसरा इस पर शाया हुआ और 65 में इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया और टाइम्स ऑफ इंडिया का तबसरा था वो। हकीकत निगारी है, पंजाब का तहजीबी सकाफती रंग इस नावल में नजर आता है और इस कदर खूबी से नजर आता है कि कारीज अपने हाल से उड़कर उस नावल की फिजा में पहुंच जाता है और उसे लगता है कि वो सारे मनाजर उसकी निगाहों के सामने हो रहे हैं। मैंने ये नावल पढ़ रखा है, कमाल का नावल है, इंसान खो सा जाता है। चादर मैली सी इनका एक ही नावल है, इसको अव्वल भी कह सकते हैं आप, आखिर भी कह सकते हैं। और देहात में चूंकि गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, तो इन्होंने गरीब या अमीर को मौजू नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने मौजू बनाया है मुतवस्सित तबके को और उसके मुआशी हालात को। घरों के अंदर इखराजात कैसे चलते हैं। नावल शुरू होता है, कोटला गांव है एक, उसकी जो तांगे वाला है उसकी बीवी रानो, और रानो की पूरी जिंदगी के अदवार को बयान करता है कि रानो की कैसे शादी होती है, कैसे बच्चे होते हैं, कैसे वो बेवा होती है और कैसे उसकी दोबारा देवर से शादी होती है। थीम क्या है? गरीब और पसमानदा तबकात की औरत के मसाइल को ये नावल जाहिर करता है। और अगर हम सब थीम की बात करें तो बाकी जो इर्द गिर्द के लोग थे, जैसे मुसलमान सलामती थी, चुन्नू था, या जितने भी किरदार थे गुर्बत में पिसे हुए किरदार, उन सब की तस्वीर कशी इस नावल में की गई है। किरदार निगारी बेहतरीन किरदार हैं, जबरदस्त तरीन किरदार हैं और हकीकत से करीबदार हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कारी को ऐसा लगता है कि जैसे वो उस फिजा में पहुंच गया है। तो बकौल लॉन जाइनस तरफों की कैफियत उस वक्त पैदा होती है जब आपका ख्याल भी आला हो, आपके एहसासात भी आला हो, आपके अल्फाज भी आला हो और आप उन्हें बयान भी उसी तरीके से करें। तो इस नावल को पढ़ते हुए वो तरफों की कैफियत पैदा होती है। हमें यूं महसूस होता है कि निचले या कमजोर या मुतवस्सित तबके के वो कमजोर हड्डियों के ढांचे बूढ़े बेशुमार बच्चों को पैदा करती भी माएं और खूबसूरत नौजवान लड़कियां जो अपनी माओ के हालात देखकर ठंडी आहें भरती हैं कि हमारी भी ये किस्मत होगी। और उन लड़कियों को देखते हुए हरीस मर्द और इसके अलावा अमीर तबके की या वो उसी तबके के अंदर रहने वाली अखलाकी लिहाज से पाबंदियों से आरी लड़कियां इंतकाम की आग में, जो इंतकाम लेने पे तैयार लोग होते हैं, उसमें से एक जात्री था। ऐश परस्ती की मिसाल भी इसी नावल में दिखाई गई है। अब इस नावल में चौधरी हैं, रईस लोग हैं, कमजोर बूढ़े हैं, नौजवान औरतें हैं, नौजवान लड़कियां हैं और उन लड़कियों को उन चौधरियों से, उन हरीस लोगों से बचाती भी माएँ हैं, जो दीवार बन के अपनी बच्चियों के सामने खड़ी हो जाती हैं। बेयारो मददगार बेवा और गरीब लोग जो मुट्ठी भर चावल या आधी बची हुई रोटी खाकर गुजारा करने वाले हैं। और मंगल जैसे लोग भी हैं जो उस रानो से शादी करने पे मजबूर हो जाते हैं जिसे वो अपनी माँ समझते हैं और शादी के बाद भी उसे बीवी नहीं मानता वो मंगल सिंह, लेकिन आखिरकार
मान लेता है और उसे सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं जो एक खामद बीवी के लिए संभालता है। और वक्त के साथ ही किरदार अपनी हालतें बदलते रहते हैं। बात करें मंजर निगारी की तो बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं। समा यानी वक्त कभी उभरता हुआ, कभी डूबता हुआ, सूरज, जंगल, फिर जंगल के अंदर वो छोटा सा गांव, उसमें वो मंगल सिंह, सलामती, देवी का मंदिर, मस्जिद, जोगी और उस जोगी का लंगोट, वहां बहने वाले कुएं, फसलें, शराब के मटके और सबसे बढ़कर औरत के जिस्म के राज जिनकी मदद से वो मर्द को काबू करती है, ये सब इस नावल में बताया गया है। अच्छा, इस नावल में शराब बनाने, उसे पीने, जैसे कच्ची बटियों की शराब होती है, वो सब भी बताया गया है। इसके अलावा मेले ठेले यानी रस्म रिवाज और उन पर खुशियों पे नाचते देहाती, इतनी खूबसूरत उनकी तस्वीर बनाई गई है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें लगता है कि हम रानों के गांव में जा बैठते हैं, जहाँ रानो बसती है और उसकी मियाँ से लड़ाई होती है तो लूका उसे मारता है और रानो और उसके वो झगड़े बहस सब हमारे सामने आती है। अब हम नावल के खुलासे की बात करते हैं। जैसे कि आम नावलों में होता है, गरीब घराने की बेटी है रानी, जिसको रानो सब प्यार से कहते हैं, और रानो की शादी की सबको फिक्र है। नावल शुरू ही यहीं से होता है। आखिरकार रानी के लिए लड़का देख लिया जाता है जो तलुका होता है। तलुका तांगा चलाता है और रानी से रानो बन जाती है। और तलुका के साथ शर्त ये होती है कि वो उसको 2 वक्त की रोटी देगा और उसकी चादर की हिफाजत करेगा, कि उसकी इज्जत करेगा। शादी करने के बाद घर वाले वो गांव छोड़कर किसी और गांव में चले जाते हैं। रानो और तलुका एक घर में रहने लगते हैं। शादी के बाद जैसे होता है, बच्चे तो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तलुका की फितरत बताएं, वो तांगा चलाता है, ओबाश और हरीस शख्स है, शराब नोशी करता है, पीता है और दूसरों को पिलाता है। रानी को या रानो को शराब से सख्त चिढ़ है। और वो तलुका का एक और गंदा काम ये था कि वो भोली भाली लड़कियों को झांसा देकर अपने तांगे पर शहर ले जाने के लिए या किसी जगह का बहाना बनाकर लाता है और चौधरी मीरबान दास और घनश्याम दास को बेच देता है। उससे क्या लेता है? वो शराब लेता है और चांप लेता है, गोश्त लेता है और उसे खाता है। रानी और तलुका के बच्चे पैदा होते हैं, एक बड़ी बेटी जिसको वो बड़ी ही कहती है, 2 जुड़वा बेटे हैं, संते और बंते। अब चूंकि तलुका शराब पीता है और रानी के 3 बच्चे हो चुके हैं, तो उन दोनों की रोज ही लड़ाई होती है। एक दिन तलुका जो है एक बच्ची को झांसा देके अगवा करता है। वो 14 साल की लड़की होती है और रानी देखकर तड़प उठती है और वो शराब की बोतल और चांप लिए जब घर लौटता है तो बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। हत्ता कि रानी जो है वो बोतल तलुके के सर में मारने लगती है। मंगल सिंह बड़ी मुश्किल से उन दोनों का बीच बचाव करवाता है। शराब की बोतल टूट गई, लेकिन तलुका जो है वो रानी के पांव पकड़ लेता है कि अब वो शराब नोशी नहीं करेगा। लेकिन अगले सुबह वो फिर शराब नोशी के लिए चला जाता है और शराब की वही बोतल उसके हाथ में होती है। वो घर से धमकी लेकर जाता है कि जो करना है वो कर लो, वो जरूर शराब नोशी करेगा। तो लुका की फितरत आम मर्दों की तरह थी कि जैसे ही रात होती थी वो भीगी बिल्ली बन जाता था और रानों की मिन्नत समाजत शुरू कर देता था। दिन होते ही वो चौधरी था और वो अपनी मर्जी का मालिक था। इसी तरह वो घर से जाता है, लेकिन वापिस आना नसीब नहीं होता। वो जातर जिनकी 14 साल की बच्ची इसने बेची थी, वो लड़का इसको पकड़ लेता है और इस कदर शदीद गुस्से में होता है कि किसी जानवर की तरह वो इसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ के इसका सारा खून चूस लेता है। ये मर जाता है। इतनी देर में पुलिस आ जाती है और पुलिस चौधरी मिरबान दास और घनश्याम को पकड़ कर ले जाती है। उन्हें 7 साल कैद सुनाई जाती है।
कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कहानी बुनियादी तौर पर रानी की है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज और भी बता दूं, रानी का देवर जो मंगल सिंह है, उसको रानी ने पाला होता है और वो रानों को माँ समान देता है, और उसकी दोस्ती एक मुसलमान लड़की सलामती से होती है और काफी हद तक होती है। त्रिलोका की मौत के बाद रानी पे गुर्बत आ जाती है, जैसे बेवा औरतों के साथ होता है वैसी ही वो जिंदगी गुजारती है। और मियाँ उसका वो था जिसकी जगह जगह दुश्मनी थी, और जिन लोगों से दुश्मनी थी वो नजरें गाड़े हुए थे रानी की बेटी पर, जिसे वो बड़ी कहती है। रानी क्या है, भूख तो बर्दाश्त कर सकती है, रानी प्यास तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी बेटी को उसकी हिफाजत चाहती है। और उस गांव में रानी के मेके वाले भी नहीं थे कि वो उसकी मदद करें। रानी मदद मांगती है पुन्नू से, पुन्नू उसका बेहतरीन दोस्त होता है। इसके अलावा सलामती, जिसकी मंगल सिंह से दोस्ती होती है, जो मुसलमान होती है, वो भी रानी की मदद करती है। और पंचायत बुला ली जाती है, पंचायत फैसला करती है कि मंगल और रानों की शादी कर दी जाए। अब मंगल, मैंने बताया, रानी से 10-15 बरस छोटा होता है और उसकी बड़ी बेटी का हम उम्र है। वो किसी सूरत नहीं मानता, लेकिन पंचों ने पकड़कर उसे खूब मारा, इतना मारा कि उसकी शादी रानी से होगी। शादी किस तरह हुई कि एक मैली सी चादर जो मंगल सिंह के कंधे पर थी, वो रानी के ऊपर डाल दी गई। अब वो दोनों मियां बीवी बन गए, लेकिन मंगल सिंह रानी को बीवी नहीं मानता था। दूसरी तरफ रानी को पता था कि मंगल सिंह जब तक मुझे बीवी नहीं मानेगा, मेरी बच्चों की हिफाजत नहीं करेगा। सलामती जो है वो रानी की मदद करने के बाद फिर मंगल सिंह पर डोरे डाल रही होती है। मंगल कभी सलामती से मिलने चला जाता है और कभी नहीं जाता। एक रात रानी इसी फिक्र में अपने सेहन में चक्कर लगा रही होती है, उसे वही शराब की बोतल मिलती है जो तलुका पीने के इरादे से आखिरी दिन घर लाया था। अब रानी चूंकि औरत थी तो औरतों के नाजो अंदाज जानती थी। उसने वो शराब मंगल सिंह को पिला दी और उसे अपनी तरफ माइल कर लिया। मंगल सिंह और रानी के आपस में ताल्लुकात, मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम होने के बाद, जो उसकी बड़ी बेटी थी, उसका रिश्ता उन्हीं जातरों के लड़के का आता है जिन्होंने उसके बाप तलुका के दांत गाड़ के उसे मारा होता है। लेकिन रानी वो रिश्ता कबूल कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि मेरे मियाँ का भी इस कत्ल में कसूर था। बेटी की शादी के बाद उनके यहाँ भी खुशहाली आ जाती है और वो अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इधर तलुका, सॉरी, मंगल सिंह और रानी दोनों भी बेहतरीन जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब अगर हम इस अफसाने के तज्जिया का करें तो ये बताया गया है कि जिंदगी में जैसे सूरज एक साइड से तलू होता है और आखिरकार गुरूब हो जाता है, तो जिंदगी में दुख और सुख दोनों आते हैं। वक्त जैसे बदलता है, इंसानी रवैये भी बदलते रहते हैं, और हालात और वाकयात के धारे पर आपके एहसासात भी बदल जाते हैं। किरदारों की बात करें तो रानू, चुन्नू रानू की एक सहेली थी, तो लुक्का पहला शोर, मेहरबान दास वो चौधरी, और उसका भाई था गुलशाम दास। ये दोनों लोगों की बेटियां अगवा करके उससे एक शराब की बोतल लेते थे और उसे दे देते थे। बड़ी बेटी थी, बेटे दो थे, मैंने बताए हैं आपको। ज्ञान सिंह की बेटी का नाम पोरो था। इसके अलावा बाकी जैली किरदार है। मुसलमान सलामती जो है उसका किरदार अहम है। आज का नावल जनाब आपका खत्म हुआ, और अभी टाइम है तो एक चीज और भी कही थी सर ने, तो वो भी कर लेते हैं। जी, ये मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे।
आज जरा मेरा गला खराब है, इसलिए मैंने मैडम साहबा से कहा कि मैडम साहबा आप जरा पढ़ा दें। जी सर, ये डेस्क शुरू करूं या नहीं? इनका एक ड्रामा है सात खेल, उसके बारे में उमूमन सवाल किया जाता है कि सात खेल किसका ड्रामा है, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। और इसके साथ साथ एक और सवाल पूछा जाता है कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। इनका पहला अफसानवी मजमुआ है दाना और दाम। और पाकिस्तान में ये एक चादर मैली सी पर फिल्म बनी थी 1978 में गालबन, मुट्ठी भर चावल के नाम से। जी मैडम साहब, नेक्स्ट पढ़ा है। जी, राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इन्हीं के बारे में बता दूं। 1915 में ये पैदा हुए हैं। वालिद का नाम था हीरा सिंह और वालदा सेवा देवी। पहली कहानी पंजाबी जुबान में थी, दुख सुख। पहला अफसाना, जैसे अभी सर ने बताया, महारानी था। 1937 में ये शाया हुआ। पुनिया लाल कपूर इनके बारे में कहते थे कि राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो थीम का बादशाह है। अब इनके अफसाने देख लें, लाजवंती देख लें, तो हर एक जो है अफसाना, उसमें मंजर निगारी, मुहक्कात निगारी सबसे काम लिया गया। पहली कहानी जो पंजाबी जबान में थी, मैंने पहले भी बताया है, सारंग रिसाले में शाया हुई, दुख सुख के नाम से। और ज्यादातर किरदार इनके मतवस्त तबके से ताल्लुक रखते थे। ग्रहण इनका बहुत मशहूर अफसाना है। अच्छा, दाना और दाम इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है, इसका इंतसाब इन्होंने माँ बाप के नाम किया था। अब हम थोड़ा सा रमूजो औकाफ को देख लेंगे। अच्छा मैडम साहबा, एक और आम सवाल के इनको बेदी क्यों कहा जाता है? बेदी इनकी क्या निस्बत है, खानदानी निस्बत, बेदी क्यों कहते हैं इनको? ये भी अहम सवाल है। असल में इनका जो खानदान था वो बेदी खानदान कहलाता था। ये बेदी दरअसल लफ्ज वेदी से निकला है, जो वेदिक है ना, जो हिंदुओं की मुकद्दस किताब है, कदीम तरीन वेदिक, तो ये उसको मानते हैं, उसको ग्रंथ मानते हैं, उसको मुकद्दस किताब मानते हैं। यानी वेदिक को मुकद्दस किताब मानने वाला जो खानदान है वो वेदी कहलाता है। और आम तौर पर जो खित्री नस्ल के लोग होते हैं वही वेदी होते हैं, खित्री। वालदा इसकी, जैसा कि आप तो इनका जो खानदान था उनको वेदी कहा जाता था, क्योंकि ये वैदिक किताब को अपना ग्रंथ तस्लीम करते थे, मजहबी किताब तस्लीम करते थे, इसलिए इनको वेदी कहा जाता है। तो इन्होंने अब अपनी किताब आले मसरूर के नाम भी सर इन्होंने किया था इंतसाब, अपने दुख मुझे दे दो। जी जी, बिल्कुल जी। जी, ये जो, आप रुमूज औकाफ पढ़ा दीजिए। ठीक है सर।
मोहसिन नकवी का खूबसूरत सा शेर है। अब जहर जायके हैं ज़बाने हरूफ के, इन जायकों में खाके शिफा घोलना सिखा। दिल मुब्तला है कब से अजाबे सकूत में, तो रब्बे नुत्को लब है मुझे बोलना सिखा। रमूजो औकाफ, इनको इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। रमूज जमा है रम्स की, रम्स से मुराद क्या है? इशारा। इशारा औकाफ ये वक़फ़ से मैडम निकला है। सेबा मैडम सेबा, ये लफ्ज रुमूज़े औकाफ है, इसका वाव हज़फ कर दीजिए, रुमूज़े औकाफ। मुझे औकाफ, ठीक है सर। जी जी, मुझे रुमूज़े औकाफ, मुझे यानी ये औकाफ। मुरक्कब इजाफी बन जाएगा, रुमूज़े औकाफ, यानी निशानियों का इल्म, निशानियों का फन, या अलामात का फन कह लें, रम्स। औकाफ निकला है वक्फ से, यानी ठहरना, रुकना। अब रमूज़े औकाफ क्या होते हैं? अलामात, इशारे, वो वक्फे जो किसी इबारत के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करें, थोड़ा सा ठहराव लाएं या कोई रम्ज लाएं। अब अगर इसकी बात करें तो रमूज़े औकाफ जो है ऐसी अलामतें हैं जिनकी मदद से कारी को ये पता चलता है कहाँ रुकना है, कहाँ तवक्कुफ करना है, कहाँ चलना है। अगर ये अलामतें ना हों तो इबारत को समझना बहुत मुश्किल होगा। इन रमूज़े औकाफ में जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं वो हैं सक्ता या वक्फ़े खफ़ीफ। खफ़ीफ का मतलब होता है कम। सक्ता ऐसी अलामत जिस पे आप कम रुकेंगे। इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं सक्ता को। वक्फ़ा या निस्फ़ वक्फ़ा को सेमीकोलन कहते हैं। राब्ता या वक्फ़े लाज़म को हम कहते हैं कोलन। तफ़सीलिया को कोलन प्लस डैश। ख़त्मा, फुल स्टॉप। मुकामी होता है वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है। और निदाइया या फिजाइया जिसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। अब इन सब की अलग-अलग अलामतें आप समझ लें कि वावैन जो होती है वो डबल वाव होती है, इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। खत, डैश, अलामत जो ऊपर लगाते हैं, कौसैन ब्रैकेट को कहते हैं और इसे जुमला मोतरजा भी कहते हैं जो अलहदा से लिखा जाता है। अलामतें आपके सामने हैं कि सक्ता जो है वो कौन सी है, वक्फा कौन सी है, राब्ता कौन सी है, तफसीलिया, खत्मा, सफालिया, फजाइया। अब इनकी हम तफसील पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज है सक्ता। सक्ता से मुराद ये है कि छोटे छोटे जुमलों को तोड़ने के लिए हम सक्ता का इस्तेमाल करते हैं। सक्ता में छोटे छोटे जुमले मिलकर एक बड़ा जुमला बनाते हैं और बात मुकम्मल हो जाती है। जैसे उस्ताद मोहतरम आए, उसके बाद सक्ता लगेगा। दर्सगाह में दाखिल हुए, कुर्सी पर बैठे और सबक पढ़ाया। देखें, मोहतरम आए के बाद सक्ता लगा है, दाखिल हुए के बाद, यानी एक छोटी सी बात को थोड़ा सा वक्फा देकर, वक्फे खफीफ भी इसको इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें हम जरा सी देर के लिए रुकते हैं और पहली बात का ताल्लुक दूसरी बात से कायम। अब ये अलामत सक्ता, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं या वक्फे खफीफ भी कहते हैं, इसमें पढ़ने वाला जो है सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर के लिए रुकता है। मिसालें आपके सामने हैं, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जैसे शेर है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इसको याद रखने के लिए याद रखिए कि ये कौमा है। सक्ता जो है ये कौमा है और वक्फे खफीफ है। वक्फा, वक्फा जो है इसको सेमी कोलन कहते हैं। उसमें हमारी शर्त क्या थी कि सांस टूटे ना, जरा सा देर के लिए रुकना।
इसमें उस सख्ता से जरा सा ज्यादा रुकते हैं और इसे निस्फ वक्फा भी कहते हैं, निस्फ वक्फ का नाम भी दिया जाता है। दो मौकों पर इस्तेमाल होता है, जब एक लंबे जुमले में छोटे छोटे जुमले आए, यानी हमारा मफहूम उन जुमलों को अलहदा किए बगैर पूरा ना हो, अगर हम रुके ना तो मफहूम गलत हो जाए। या किसी चीज पर हमने जोर देना है तो फिर हम वक्फा लगाएंगे। तुम रोए और हमारा दिल बेचैन हुआ। अब अगर हम यहाँ पे वक्फा नहीं लगाएंगे तो दिल बेचैन हुआ तुम्हारी उंगली से मिल जाएगा। तुम रोए और हमारा दिल बेचैन हुआ, वक्फा या सेमीकोलन लगेगा। तुम्हारी उंगली दुखी तो हमारे दिल पर चोट लगी। बात पे जोर दिया है, मुसीबतें हमने भरी, तकलीफें हमने उठाई, रातों को उठ उठ कर हम बैठे, कंधे से लगाया। अब देखें यहाँ पे सकता नहीं आएगा, वो बीफ नहीं आएगा। चमकारा, लोरियां सुनाई, गर्ज के। बाकी इसकी सारी मिसालें आप देख लें। अगली चीज जो है वो है बस सेमीकोलन या वक्फा। मैडम जी साहब सर, इतना ना पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं। टाइम तो तो हाँ जी, असल में सख्ता के लुग़वी मानी क्या है? सख्ता बुनियादी तौर पर तजवीद की इस्तिलाह है। तजवीद सख्ता के लुग़वी मानी है खामोश हो जाना। जैसे कोई शख्स बीमार होता है, बेहोशी की हालत में होता है, तो उसकी आवाज बंद हो जाती है। सख्ता का लुग़वी मतलब है खामोश हो जाना। बुनियादी तौर पर ये इल्म अरूज या तजवीद की एक इस्तिलाह है। अब होता यह है कि जब आप गुफ्तगू के दौरान सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज खामोश करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज बंद करते हैं, तो उस रुकने के अमल को सख्ता कहते हैं। गुफ्तगू के दौरान जब आपकी सांस का रिदम कायम रहे लेकिन आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, तो खामोश हो जाए, उसको सख्ता कहते हैं। सख्ता हमेशा नर्म आवाज में इस्तेमाल होता है और जैसे मैं कहता हूं कि असलम, देखिए अब मेरी सांस बरकरार है, असलम, अकरम और अली आपस में दोस्त हैं, तो इन दोनों के दरमियान सख्ता का इस्तेमाल होगा कि मेरी सांस तो बराबर कायम है, सांस का रिदम कायम है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, मैंने अपनी आवाज बंद कर ली। तो गुफ्तगू के दौरान जब भी आप थोड़ी देर के लिए खामोश होंगे लेकिन आपकी सांस का रिदम कायम रहेगा, तो उस कैफियत को सख्ता कहा जाता है। उसके बाद था वक्फा। सख्ता मुख्तसर तरीन ठहराव को कहा जाता है। वक्फे का जो ठहराव होता है वो सख्ता से ज्यादा होता है और आम तौर पर ये तवील जुमले को छोटे छोटे अज्जा में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे हम कहते हैं
के ज़ौक़ शाह नसीर के, मीर तकी मीर खान आरजू के, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ज़ौक़ के और नूह नारवी दाग दहलवी के शागिर्द थे। तो अब यहाँ एक तवील जुमले को छोटे जुमलों में हमने तकसीम किया, तो इसके लिए फिर वक्फा का इस्तेमाल किया गया। या हम कहते हैं कि लाहौर पंजाब का, आगे फिर वक्फा, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का, आगे फिर वक्फा, कराची सिंध का, आगे फिर वक्फा नहीं, अब यहाँ वक्फा नहीं आएगा, और क्वेटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो तवील जुमले को मुख्तसर हिस्सों में तकसीम करने के लिए, छोटे छोटे अज्जा में तकसीम करने के लिए वक्फा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर मैं शायद पहले भी मैंने शेयर्स की थी, कुछ पोस्ट है मेरे पास। एक किताब है तहकीक और तदवीन में, जो डॉक्टरेट लेवल पर रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल किया जाता है, वो मेरे पास मौजूद है। तो उसमें से मैं एक पोस्ट बना दूंगा इंशाअल्लाह। वक्तन भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैडम साहब ये दो अलामतें काफी हैं, सख्ता और वक्फा की। कोशिश की है बस सर। अच्छा, अब मैं एक दो सवाल पूछता हूँ। ये अल्फाज और मानी के दरमियान कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, कोई बता सकता है? सर सत्ता की। सर राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। हाँ जी, अल्फाज और मानी के दरमियान दो नुक्ते यानी राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए कि तारीख लिखने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? तफसीलिया। तारीख लिखने के लिए खत फासिल, जिसको बटा कहते हैं, वो अलामत इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, जुमला मुअतरज़ा मैडम साहबा ने अभी बताया है। जी सर। तो जुमला मुअतरज़ा, हुसैन। तो सर मैं एक सवाल करना कर जी जी, मैंने कहा है कि ये जो आपने कहा है ना कि तारीख लिखने के लिए हम खत फासिल इस्तेमाल करते हैं ना, बटा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। अक्सर तारीख के लिए एक खत्मा भी इस्तेमाल किया जाता है दूसरी तरफ। एक तो खत फासिल होता है, जैसे तारीख अगर हम हिंसों में लिखते हैं तो मिसाल के तौर इसका पर। मैं बताता हूँ। जी ये जी। पुराने जमाने में खत फासिल इस्तेमाल किया जाता था सिर्फ 3 महीनों के लिए, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए खत फासिल इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद फिर ये खत फासिल हर माह के लिए इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद फिर जदीद तरीन रमूज औकाफ में अब खत्मा इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी सिर्फ जी तारीख के साथ। यानी आज जैसे 6 है ना, 6 के बाद खत्मा, उसके बाद अक्टूबर 2023 ईस्वी। अच्छा, बहुत बहुत सी बढ़िया। तब्दीलियां आई हैं। जैसे अब जुमला मुअतरज़ा को कौसैन में बंद नहीं करते, बल्कि वो जंजीरा में उसको लगाते हैं। आजकल जो जदीद अफसाना निगार है ना, वो जंजीरा का इस्तेमाल करते हैं। जंजीरा वी की शक्ल का होता था, लेकिन आजकल वो डॉटेड की शक्ल में है। जुमला मुअतरज़ा कौसैन में इस्तेमाल करने की रिवायत अब खत्म हो गई है। इसी तरह, या फिर वो खत जो एक लंबी सी लकीर होती है, वो इस्तेमाल की जा रही है आजकल। जंजीरा या खत, ये दो चीजें जदीद अफसाना निगारी में इस्तेमाल की जा रही हैं। तो खत फासिल ये पुराने जमाने में लिखा जाता था। अच्छा, एक होता है मोरखा, इसके साथ लिखा जाता है
और उसके बाद बा तारीख किसके साथ लिखा जाता है? तारीख मुहर्रा ये किसके साथ लिखा जाता है? जी आप में से कोई बता सकता है? मुअर्रखा किस तारीख के साथ लिखेंगे, बा तारीख किस तारीख के साथ लिखेंगे, और तारीख मुहर्रा किस तारीख के साथ लिखेंगे? सर जो मूर्खा होता है वो गुजरा हुआ होता है, उसको कहते हैं। जी बिल्कुल। और जो बतारीख होता है वो मुस्तकबिल के लिए होता है। और जो तारीख मुहर्रा होता है वो मतलब जो उस दिन की तारीख होती है उसके लिए लिखते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने सही बताया, मुअर्रिखा तारीख से निकला है। तो अगर आप गुज़श्ता दिनों की बात कर रहे हैं तो उसके साथ मुअर्रिखा इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप मुस्तकबिल के दिनों की बात कर रहे हैं तो फिर बातारीख का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप उसी दिन की तारीख डाल रहे हैं तो तारीख मुहर्रा लिखेंगे। ठीक है जी, जबरदस्त। उर्दू की कुछ गैर मारूफ अलामतें भी हैं। अक़दुल नजूम है, इशारिया है, अलामत इस्तेहज़ा है, रेफरेंस मार्क्स है, अलामत प्रेम है, अलामत यक खंजर है, अलामत अरीब है, अलामत सितारा है, और अलामत बत है, अलामत मुसव्वर है। उसके बाद काफी सारी अलामतें हैं। ये इंशाल्लाह किसी दिन मैं पोस्ट बना के आपको शेयर करूंगा।